हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन का सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर सेमेस्टर 3 के लिए बीए के लिए। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी क्लास में हैं तो आप इस पेपर को ज़रूर से देख सकते हैं। इसमें 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि आपको 65 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। चलिए पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इसमें दो नाम दे रखे हैं, रतन टाटा और अजीम प्रेमजी। दोनों को ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को 2008 में और अजीम प्रेमजी को 2011 में। तो आप इसमें से कोई सा भी टिक कर सकते हैं, बाकी के दो ऑप्शन गलत हैं। चलिए देखते हैं आगे। परस्पर देवो भव को संदर्भित करता है। अनंत सुख और अनंत शांति, दूसरे व्यक्ति को एक दिव्य प्राणी के रूप में देखना, जैसा हम सोचते हैं वैसी सफलता प्राप्त करते हैं, लोगों की पूजा न कि भौतिक वस्तुओं की। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, दूसरे व्यक्ति को एक दिव्य प्राणी के रूप में देखें। प्रश्न नंबर 3, एक भारतीय लोकाचार में प्रबंधन की उत्पादकता है। तो इसका आउटपुट केंद्रित, इनपुट केंद्रित, जन केंद्रित या लाभ केंद्रित। जैसा कि आपका विषय है मानव मूल्य, तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो जन केंद्रित ही हैं। मानव के लिए ही सोचती है, मानव मूल्यों के लिए ही सोचती है, मानव की ही भलाई के लिए सोचती है। तो इसमें जन केंद्रित आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। अधिकांश सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं डैश आधारित होती हैं। तो ये वेब, नाम, स्तर या कार्य, तो वेब आधारित होती हैं ये। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिश्वतखोरी में निहित है नकदी लेन देन, सामग्री लेन देन, वस्तु अथवा सेवाओं का लेन देन, उपयुक्त सभी। तो रिश्वतखोरी में तो सारी चीज़ें शामिल होती हैं, पैसे भी लेने देने होते हैं, सामग्री भी हो सकती हैं, वस्तुएं सेवाएं भी हो सकती हैं। तो उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूल्य क्या है? विचार, विचारधारा एवं कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जिसे करने में हमें प्रसन्नता होती है। विचित्र विचार, एक वस्तु जो हमें पसंद है। तो देख सकते हैं आप, इसमें 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत हैं। मूल्य जो है विचार, विचारधारा एवं कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वे हमारे मूल्य कहलाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 7, नवयुवकों को सही मार्गों पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा आवश्यक है? नैतिक, आध्यात्मिक, धर्मनिरपेक्ष या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। आध्यात्मिक भी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 देखते हैं। निजीकरण डैश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पट्टा, फ्रेंचाइजी, अनुबंध, ये सभी। तो इन सभी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिया गया था। चंद्रगुप्त, आदि शंकराचार्य, कौटिल्य, पतंजलि। तो कौटिल्य के द्वारा लिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाद्य कानून किससे संबंधित है? खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, खाद्य पदार्थों के मूल्य से, खाद्य पदार्थों के उत्पादन से, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों से ही संबंधित है। उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1990, 1991, 1992, 1900 कितना है 89, 89। तो इसमें आपका 1991, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक नैतिक मुद्दों का सामना करता है? दवा, वस्त्र, सीमेंट या कागज। तो इसमें दवा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रबंधन के क्षेत्र में डैश का हर अध्याय महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है। गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, रामायण या बाइबिल। तो गीता जो है, भगवत गीता, वह प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें उसको पढ़ना चाहिए अगर हम प्रबंधन से संबंधित कार्य में काम करते हैं। मतलब कौन सी विशेषता विपणन में नैतिकता से संबंधित नहीं है? काला बाजार, भ्रामक विज्ञापन, मूल्य कम करना, कार्बन उत्सर्जन व्यापार। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया की नैतिक समस्या है? साइबर बुलिंग, पारदर्शिता, गोपनीयता, ये सभी। तो ये सभी हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर में आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, ये सभी वाले। यदि उद्योग तथा प्रबंधन गीता की कसौटी पर हो तो ये किसके लिए हितकारी होगा? सभी के लिए हितकारी होता है। तो देखते हैं, उद्योगपति, श्रमिक, उपभोक्ता या ये सभी। तो सभी के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अत्यधिक कुशल निर्णायक बनने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक कौशल, गुस्सा, निर्णय की प्रतिपुष्टि, प्यार। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप में विश्लेषणात्मक कौशल है तभी आप एक कुशल निर्णायक बन पाएंगे। प्रश्न 18, डैश पर विजय पाना तथा प्रयास करते रहना ही प्रबंधन की कला है। कमजोरियों पर, ईर्ष्या पर, शत्रु पर, मित्र पर। देखिए, जो नीचे के 3 ऑप्शन है वो तो कैसे भी नहीं हो सकते। आप ईर्ष्या या शत्रु तो होगा ही नहीं, खैर इन पर फिर भी विजय क्यों पाना चाहेंगे? ठीक है, आप कमजोरियों पर विजय पाना चाहेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, ब्लॉग क्या है? ऑनलाइन संगीत, इंटरनेट, ऑनलाइन जर्नल के रूप में व्यक्तिगत या कॉरपोरेट वेबसाइट, व्यक्तिगत गूगल खोज। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन जर्नल के रूप में व्यक्तिगत या कॉरपोरेट वेबसाइट। व्लॉग तो वैसे भी आजकल बहुत चल गए हैं, तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। डैश उत्पाद की विनियमितता स्थापित करने में मदद करता है। तो मानकीकरण, सरलीकरण, विविधीकरण, विशेषज्ञता। तो इसमें आपका मानकीकरण सही उत्तर हो जाएगा। डैश संगठित अपराध के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हिंसा, आतंकवाद। तो इसमें भ्रष्टाचार आपका सही उत्तर हो जाएगा। धन और धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत किस पर आधारित था? ट्रस्टीशिप, फॉलोशिप, पूंजीवाद, समाजवाद। तो इसमें आपका ट्रस्टीशिप जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन अच्छे जैव संकेतक हैं डैश के लिए। लाइकेन जो हैं ये आपका जल एवं वायु प्रदूषण का संकेत देते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे जहरीला कौन सा है? कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका बी ऑप्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इन सब में से सबसे जहरीली है। विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? देखिए, ये तो 5 जून को होता है। तो इसमें डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, दे रखा है 5 जून। 27वां प्रश्न देखते हैं। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ना, जैविक प्रजातियों में बाधा डालना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, किसी चीज़ का संतुलन आप क्यों बिगाड़ेंगे, बाधा क्यों डालेंगे? तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ये तो देखने से पता चल रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैविक विविधता का संरक्षण करना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपका प्राणी उद्यान इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो 3 हैं वो तो बनाए ही जाते हैं सारे जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स सिटू संरक्षण का एक उदाहरण है? देखिए, एक्स सिटू चिड़ियाघर। एक्स सिटू तो वो देखिए, इन सिटू और एक्स सिटू 2 शब्द होते हैं। इन सिटू मतलब होता है कि प्राकृतिक वातावरण में ही जो है हम जीव जंतुओं का संरक्षण कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। ये प्राकृतिक वातावरण में ही पर जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। पर जो चिड़ियाघर है वो ऐसा नहीं है, तो वो एक्स सिटू के अंदर आता है। तो एक्स सिटू का चिड़ियाघर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, प्रश्न 31 में, कि प्रजातियों की उनके प्राकृतिक वास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि वो इन सिटू कहा जाता है। इन सिटू संरक्षण, इसमें आपका बायोस्फीयर रिजर्व और क्या था आपका, राष्ट्रीय उद्यान
और अभ्यारण्य, 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता में किसकी वृद्धि के कारण होती है? तो वायुमंडल में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है तो वो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन SO2 एंड NO2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 33, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? तो इसकी तो फिक्स डेट है जो कि है 18 अक्टूबर 2010। बी ऑप्शन। NGT ने किस सामग्री से बनी पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो इसमें आपका जो है इन्होंने प्रतिबंध लगाया है नाइलॉन, प्लास्टिक, कोई सिंथेटिक सामग्री, तीनों से ही बनी हुई पतंग की डोर हो तो इन्होंने इन तीनों पे ही प्रतिबंध लगाया है। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 NGT ने वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने पर क्या उपाय करने के संकेत दिए हैं? प्रदूषण फैलाने वाले पावर संयंत्रों को बंद करना, निर्माण गतिविधियों को रोकना, हेलीकॉप्टरों से पानी छिड़कना या उपरोक्त सभी? तो इसमें तीनों ही जो हैं, तीनों उपाय उन्होंने बताए हैं NGT ने, तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष है। तो देखिए जो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए जो हमारा लक्ष्य वर्ष बनाया गया है वो 2030 तक का है। और मैं आपको बता दूं इसमें आपके 17 लक्ष्य इसमें दिए गए हैं, 17 लक्ष्य शामिल हैं और ये हमें 2030 तक जो है इनको प्राप्त करना है या अचीव करना है। 37 सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य हैं? तो ये 17 लक्ष्य हैं, 17। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य नहीं है? तो देखिए 17 में से जो लक्ष्य हैं, एक बार आप 17 लक्ष्य पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो अब इसमें से हम देखते हैं कौन से नहीं हैं। शून्य भूख, लैंगिक समानता, गरीबी खत्म करना, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 39 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मार्च 1986 में पारित हुआ, यह लागू हुआ। अच्छा देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये 1986 में लागू हुआ था, ठीक है, पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? ये लागू तो उसी वर्ष में हुआ था, लेकिन मतलब मार्च में तो ये पारित हुआ था और लागू हुआ था 19 नवंबर 1986। तो आप इसको डेट को अच्छे से याद रखेंगे और एटलीस्ट ये जो वर्ष है 1986 इसको तो याद रखेंगे ही, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाए इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकती है? पशु शिकार, पानी की बर्बादी, वनों की कटाई, खनन। तो देखिए वनों की कटाई होगी तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, क्योंकि वन में क्या है, पेड़ है, पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं। पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया जाता है परियोजना से पहले, परियोजना के बाद, परियोजना के दौरान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परियोजना के पहले किया जाता है, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से देश में प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है? वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रश्न नंबर 43 यह प्रक्रिया वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है। तो कौन सी प्रक्रिया हटाती है कार्बन डाइऑक्साइड को? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जीवाश्म ईंधन को जलाना या वनों की कटाई? तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है वातावरण से। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है केवल प्राथमिक विद्यालय स्टेज में, केवल माध्यमिक विद्यालय स्टेज में, केवल कॉलेज स्टेज में या जीवन भर? तो जीवन भर पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, डी ऑप्शन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था?
तो पर्यावरण, देखिए वही प्रश्न आ गया, तो ये 1986 आ जाएगा इसमें, 1986, सी ऑप्शन। जैविक ऑक्सीजन मांग को मापने का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है डैश के लिए। रोगाणुओं के प्रकार का अनुमान लगाने, घुलित ऑक्सीजन का स्तर निर्धारित करने, सीवेज जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीवेज जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के जटिल नेटवर्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये क्या है? ट्रॉफिक लेवल, हाँ जी, ट्रॉफिक लेवल, फूड वेब, पारिस्थितिक पिरामिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको फूड वेब कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश आएगा इसमें। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान होता है, तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है तो उसमें अम्ल है, इसलिए उसको अम्लीय वर्षा कह रहे हैं। तो जो अम्ल होता है वो देखिए जो 7 होता है, 7 में तो देखिए 7 से ऊपर जाते हैं तो वो बेस होता है, और 7 से नीचे जाते हैं तो वो एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है, ठीक है। और 7 पे जो है वो न्यूट्रल रहता है, मतलब ना तो वो अम्ल होता है ना ही वो बेस होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा अम्ल का जो विलोम है उसको हम बेस बोलते हैं इंग्लिश में, आप हिंदी में आपको पता होगा। तो अम्ल जो है, एसिड जो है 7 से नीचे होता है, तो 7 से नीचे इसमें कौन सा दे रखा है? 5.6 से कम, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जानवरों पर निर्भर करता है, मनुष्य पर निर्भर करता है, स्वतः संचालित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये स्वतः संचालित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, संग्रहित शुगर, श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा, एटीपी। तो सौर ऊर्जा आएगा इसमें। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है पानी, जीवाणु, पौधे, उपभोक्ता। तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि अजैविक, जिसमें कि जीवन नहीं है, तो पानी ही इसमें ऐसा ऑप्शन है बस। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, उल्टा, सीधा, ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव उल्टा, सदैव सीधा, कुछ भी संभव है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सदैव सीधा होता है ये। एक खाद्य श्रृंखला बनी होती है डैश से, उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी, उत्पादक मांसाहारी और डीकम्पोजर, उत्पादक उपभोक्ता और डीकम्पोजर। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, घास के मैदान, जंगल, नदी। तो इसमें महासागर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राणी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और मांसाहारी कौन से होते हैं? द्वितीयक, ठीक है। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला शुरू होती है डैश से, ज़ोप्लांकटन, पादप प्लवक, जलीय कीट, अपघटक। तो पादप प्लवक से होती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये टेंसले के द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन। CSR क्या है? सेंट्रल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी फुल फॉर्म, डी ऑप्शन। भारत की सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है?
रिलायंस, अडानी, SBI या टाटा? तो इसमें टाटा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया प्रसिद्ध भाषण निम्न में से किस शहर में दिया गया था? तो ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए और हमको पढ़ाते ही हैं ये तो बचपन से, कि जो ये प्रसिद्ध भाषण इनका दिया था इन्होंने तो इन्होंने शिकागो में दिया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाया जाता है, तो ये भी हमें पता ही होना चाहिए, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूथ डे के रूप में। ठीक है, आई थिंक 12 जनवरी का होता है। बिल गेट्स का संबंध किस देश से है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? तो अमेरिका से हैं वो बिल गेट्स। अजीम प्रेमजी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सूचना एवं तकनीक से हैं ये, काफ़ी बड़े हमारे भारत के ये उद्योगपति हैं। ठीक है, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गीता दर्शन का सही प्रतिनिधित्व करता है? ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग? तो तीनों ही होते हैं उसमें। उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत की संवैधानिक स्थिति है धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, साम्यवादी, बहुधर्मवादी? तो भारत में देखिए धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यवसाय का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR आधारित है। ठीक है, तो ये आधारित है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे। ठीक है, लाभ का मकसद, सेवा का मकसद, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, बी और सी दोनों। तो ट्रस्टीशिप आ जाएगा इसमें। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ दुनिया का एकमात्र देश जहां वहां वैधानिक रूप से लागू है, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या स्वीडन? तो देखिए जो CSR है, ठीक है, CSR ये जो है आपका भारत में लागू है। पढ़ते भी हैं आप इस चीज़ को। मानवीय मूल्य किसके लिए आवश्यक है? स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, जीवन को आसान और खुशहाल बनाना, परिवार और दोस्तों के साथ रहना, इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा कमाना? तो मानवीय मूल्य जो हैं वो आवश्यक किसके लिए? हमारे लिए, स्वयं के लिए, एक दूसरे के लिए और प्रकृति के लिए, ताकि हम सब लोग सद्भाव के साथ इस धरती पर रह सकें। ये ऑप्शन। कई मानवीय मूल्य किस वजह से अच्छे या सही लगते हैं? सकारात्मक अनुभूति, आंतरिक खुशी, प्राकृतिक स्वीकृति, उपरोक्त सभी? तो इसमें उपरोक्त सभी। मानवीय मूल्य तो होते ही अच्छे हैं। सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए शरीर और जीवन के बीच, स्वयं और समाज के बीच, जीवन और पर्यावरण के बीच, उपरोक्त सभी? तो सभी के बीच बनाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन से प्रकार में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है? समग्र शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, मानव निर्माण के लिए शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा? तो विवेकानंद जी जो थे मानव निर्माण के लिए शिक्षा, इस पर ज़्यादा जोर देते थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी होना चाहिए। जो उनके लिए शिक्षा जो थी, शिक्षा का जो लक्ष्य होना चाहिए वो जीवन भी को भी बनाए, मानव का निर्माण भी करे और मानव के चरित्र का भी निर्माण करे। सभी के लिए समान मौका होना चाहिए, या यदि कुछ के लिए बड़ा और कुछ के लिए कम कमज़ोर को मजबूत की तुलना में अधिक मौका दिया जाना चाहिए? ये शब्द किसने कहे? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर है। ये हमने अभी 75 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको कुछ हेल्प हुई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।